हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशन। तो बेसिकली जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं तो उन एग्जाम के अंदर कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि किस जनरेशन के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज में लेते थे और आपकी जो जनरेशन थी वो कब से कब तक चली थी। तो उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन की कैटेगरी के बारे में। तो आपकी जनरेशन को 5 भागों के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और लास्ट आपका यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन। तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे आपके जनरेशन वहाँ पे बनती गई। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसके अंदर हम क्या करते थे कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम वैक्यूम ट्यूब्स को यूज में लेते थे। तो जैसे कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो ये आपकी वैक्यूम ट्यूब्स है जो कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम यूज में लेते थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि जो आपकी फर्स्ट जनरेशन वो कब से कब तक चली थी। तो याद रखना है इसके अंदर 1942 से 1955। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज हम यूज में लेते थे। तो वो लैंग्वेज थी आपके यहाँ पे मशीन लैंग्वेज। इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कि जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 पे काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे मैग्नेटिक ड्रम्स। तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी थी वो डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज में लेते थे। तो जैसे कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो ये आपकी मैग्नेटिक ड्रम्स थी जो कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी यूज में लेते थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे पंच कार्ड के बारे में। तो जो आपके पंच कार्ड है तो जैसे कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो ये आपके पंच कार्ड होते हैं जो कि डेटा को इनपुट और आउटपुट के लिए हम यहाँ पे यूज में लेते थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे साइज़ के बारे में। तो जो आपके कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के वो साइज़ के अंदर बहुत बड़े थे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा यहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज में लेते थे। तो उससे क्या होता था कि साइज़ बहुत बड़ी हो गई, उससे आपका हाई हीट हो पैदा होता है क्योंकि देखो जितने ज़्यादा हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज में लेंगे उससे क्या होता था कि आपका जो कंप्यूटर वो बहुत जल्दी गर्म होने लग गया था। तो इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि जितने ज़्यादा आप वैक्यूम ट्यूब्स लगाएंगे जितने ज़्यादा आपका कंप्यूटर हीट करेगा उससे आपका कंप्यूटर उतना ही स्लो चलेगा। तो ये इसके अंदर आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि देखो इसमें क्या होता था कि जितने ज़्यादा कंप्यूटर बड़े होते हैं आपके उसके अंदर क्या होता था उतने ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो इसके अंदर ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें कि जैसे फर्स्ट जनरेशन को ऐसे कौन से कंप्यूटर हैं जो कि आपकी फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम यूज में लेते थे। तो जो कि आपका इनिएक हो गया, यूनिवेक हो गया, एडवेक हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें सेकंड जनरेशन के बारे में। तो जो आपकी सेकंड जनरेशन है उसके अंदर हम यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर को यूज में लेने लगे। तो जैसे कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो तो ये ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह यहाँ पे हम यूज में लेते थे। तो जो आपकी सेकंड जनरेशन थी वो 1955 से 1964 तक चली थी, ये इसके अंदर आपको याद रखना है। और यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज के लिए हम यूज में लेते थे मैग्नेटिक कोर, याद रखना है इसके अंदर मैग्नेटिक कोर। और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यहाँ पे यूज में लेते थे मैग्नेटिक डिस्क या फिर आपका मैग्नेटिक टेप। तो जैसे कि आप इमेज के अंदर देख रहे हो आपका मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक कोर। तो ये आपका यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में हम लेते थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसके अंदर हम यूज में लेते थे जनरेशन के अंदर सेकंड जनरेशन के अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता था कि इससे अलग अलग बैचेज बना दे गए प्रोसेस के कि पहले ये आपका बैच एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। तो ये आपका यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लेते थे फिर सेकंड जनरेशन के अंदर। अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि सेकंड जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज हम यूज में लेते थे तो वो थी आपके जैसे फोरट्रेन हो गया, कोबोल हो गया। इसके अलावा आपके जैसे असेंबली लैंग्वेज वगैरह हम यहाँ पे यूज में लेते थे। तो इसके एग्जांपल की अगर यहाँ पे बात करें कि सेकंड जनरेशन के जो आपके जितने भी जो कंप्यूटर्स थे वो कौन कौन से थे। तो इसमें आपको याद रखना है कि जैसे IBM 7094 हो गया, CDC हो गया, आपका यूनिवेक हो गया। तो इसके अंदर ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। तो थर्ड जनरेशन के अंदर यहाँ पे हम यूज में लगे थे IC। तो IC की फुल फॉर्म होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जैसे कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो तो ये आपका IC होता है जो कि थर्ड जनरेशन के अंदर यहाँ पे हम यूज में लेते थे। अगर बात करें कि जो IC है वो किसने डेवलप किया था तो वो आपका डेवलप किया था जे किल्बी ने। और बात करें कि जो आपका थर्ड जनरेशन है वो कब से कब तक चला था तो 1964 से 1975 तक आपका थर्ड जनरेशन चला था। बात करें इसके अंदर लैंग्वेजेस की तो जैसे कि आपका कोबोल है, पास्कल है, बेसिक है। तो इन लैंग्वेज को यूज में लेके हम यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम डेवलप करते थे। बात करें यहाँ पे कि रिलायबिलिटी की तो इसके अंदर क्या होता था कि आपकी इस टाइप के कंप्यूटर थोड़े रिलायबल हो गए क्योंकि इसके अंदर जो डेटा था आपका वो थोड़ा एक्यूरेट आने लग गया था। और इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई और साइज़ भी आपकी इसके अंदर कम हो गई क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट ICs को यूज में ले गए थे। बात करें यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के बारे में तो एग्जाम्पल में जैसे कि आपका IBM 360 सीरीज़ हो गया, हनीवेल 6000 सीरीज़ हो गया, आपका PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर हो गया। तो ये कुछ कंप्यूटर्स थे जो कि आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे।
नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो इस फोर्थ जनरेशन के अंदर यहाँ पे आईसी की जगह में यहाँ पे VLSI टेक्नोलॉजी को यूज में ले गए थे। और VLSI की फुल फॉर्म होती है आपकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये इसके अंदर आपको याद रखना है। इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर चिप भी बोलते हैं, जैसे कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो। तो इस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज में लेते थे। बात करें यहाँ पे इसके टाइम ड्यूरेशन की, तो वो आपका चला था यहाँ पे 1975 से 1989 तक। तो ये इसके अंदर आपको याद रखना है। तो इसके अंदर क्या होता था कि इसकी साइज़ थी इस कंप्यूटर्स की वो बहुत कम हो गई और पोर्टेबल हो गई, क्योंकि इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस कंप्यूटर को हम लेके जा सकते हैं। और इसकी जो आपकी कॉस्टली थी वो थोड़ा, इसकी चिप आपका जो है यानी कि ये कंप्यूटर वो थोड़े सस्ते हो गए एज कम्पेयर टू आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में। बात करें यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में, तो इसके अंदर आपका C++ है, ये लैंग्वेज आपकी डेवलप कर ली गई थी वहाँ पे। बात करें यहाँ पे इसके एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे कि आपका स्टार 1000 हो गया, PDP-11 हो गया। तो ये कुछ कंप्यूटर्स थे जो आपके फोर्थ जनरेशन के थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर यहाँ पे हम ULSI टेक्नोलॉजी यूज में लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये इसके अंदर आपको याद रखना है। और यहाँ पे इसकी टाइम ड्यूरेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो 1989 से अभी तक आपका करंटली ये चल रहा है जनरेशन। और इसी के अंदर आपका जैसे AI है, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग वगैरह है, तो वो अभी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। और अभी के लिए अभी यहाँ पे बात करें तो जैसे आपका गूगल असिस्टेंट है, विंडोज़ कोर्टाना है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है आपके फिफ्थ जनरेशन के। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो जैसे कि आपका .NET है, पाइथन है, C# है, जावा है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस है यहाँ पे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बनाने के लिए। और अगर यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, नोटबुक हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके फिफ्थ जनरेशन के अंदर यहाँ पे हम यूज में लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम और बनाते रहे यहाँ पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।